डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लियर कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज हम लोग प्लांट किंगडम को शुरुआत करेंगे। आज पहला लेक्चर होगा और हम लोग एल्गी वाला पार्ट देखेंगे, इंट्रोडक्शन प्लस एल्गी, है ना। इस लेक्चर में इसको देखेंगे और अगर हम लोग एक एक लाइन को एनसीईआरटी का ढंग से अगर समझ लेते हैं, है ना, और उसको डिकोड कर लेते हैं तो एलगी का सारे क्वेश्चंस जो आपको नीट में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, वो गारंटी है सब क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। बस ये है कि आपको एक एक लाइन हमारे साथ पढ़ना है और उसे समझना है। तो लेट्स बिगिन। तो ये है हमारा थर्ड चैप्टर, प्लांट किंगडम। इससे पहले हम लोग लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दोनों चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं और उसको भी आप लोग अगर देखेंगे तो फिर गारंटी है वहां से भी कोई क्वेश्चंस आपके छूटेंगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय विटेकर, है ना, 1969 में। तो हम लोग ऑलरेडी जो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ चुके थे, है ना, जो विटेकर ने साहब ने दिया था 1969 में, wherein he suggested the five kingdom classification, that is Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae, जहाँ पे उन्होंने पांच किंगडम के बारे में सजेस्ट किया था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया एंड प्लांटी। In this chapter, we will deal with detail with further classification within kingdom Plantae, popularly known as plant kingdom। इस चैप्टर में हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। You, we must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time। जो हमारी समझ है प्लांट किंगडम के बारे में समय के साथ वो बदला है ना। वैसे the fungi and the member of the Monera and Protista having cell wall have now been excluded from the Plantae। तो पहले जो है प्लांट किंगडम के अंदर अगर हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो प्लांट किंगडम में ही हमारा मोनेरा भी था। मोनेरा जो है यानी कि बैक्टीरिया, algae, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये प्रोटिस्टा, है ना, जो यूनिसेलुलर एंड यूकेरियोटिक सेल थे आपके, सब इसी के अंदर रखा गया था, है ना। प्रोटिस्टा एंड फंजाई, ये सारे और प्लांट किंगडम के सारे मेंबर्स, यानी कि एल्गी, है ना, उसके बाद ब्रायोफाइटा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म, ये सबको जो है प्लांट में रख दिया था लिनियर साहब ने, क्योंकि इन सब के पास क्या है, सेल वॉल है। लेकिन अब हम लोग फाइव किंगडम पढ़ चुके हैं, तो जो भी बैक्टीरिया था, प्रोकैरियोटिक थे, यूनिसेलुलर थे, सबको किंगडम मोनेरा में डाल दिया। तो मोनेरा एक नया किंगडम बन गया। जो यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर थे, है ना, सेल वॉल चाहे उसमें रहे या ना रहे, उसको प्रोटिस्टा में डाल दिया और एक नया किंगडम प्रोटिस्टा बना दिया गया। और फंजाई जो हेट्रोट्रॉफिक थे और जिसके सेल वॉल काइटिन का बना था, तो उसको फंजाई किंगडम में डाल दिया गया था। तो और बाकी जो एल्गी, ब्लू ग्रीन, एल्गी, ब्रायोफाइटा और उसके बाद टेरिडोफाइटा एक था, है ना, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सबको जो है प्लांट में ही रहने दिया, है ना, ये सबको प्लांट में ही रहने दिया। एल्गी, ब्रायोफाइटा, है ना,
पेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये सब जो है प्लांट किंगडम में ही रहने दिया, बाकी सबको अलग अलग किंगडम बना दिया। वही लिखा हुआ है, फंजाई एंड मेंबर ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्लांटी, है ना, इसको एक्सक्लूड कर दिया और फिर नया किंगडम बना दिया। दो अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस्ड देम इन सेम किंगडम, है ना, पहले का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें इस तीनों को प्लांट किंगडम में ही रखा था। सो द साइनोबैक्टीरिया, है ना, दैट आर also referred to as blue green algae are not algae anymore। तो अब जो है साइनोबैक्टीरिया, जो कि इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, अब वो एल्गी नहीं रहा, है ना, नाम में भले ही एल्गी है, बट ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनीमोर, अब वो एल्गी नहीं रहा, अब उसको मोनेरा में हम लोग कंसिडर करेंगे, यानी कि साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी जो एक ही चीज है, उसको हम लोग मोनेरा में रखेंगे। In this chapter, we will describe algae, bryophyta, pteridophyta, है ना, phytes, gymnosperms and angiosperm under plantae। तो प्लांट किंगडम में अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। Let us look at classification within angiosperm to understand some of the concerns, है ना। जरा let us look at the classification within angiosperm, अरे एंजियोस्पर्म के अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, क्या सम ऑफ कंसर्न्स, है ना, कुछ कंसर्न्स को समझने के लिए जो इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन को प्रभावित किया, क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रभावित किया। द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल characters such as habit, color, number and shape of leaves etc। तो अर्लियर जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, उसमें सिर्फ ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज करते थे, जैसे कि हैबिट कहाँ रहता है ना, कैसा कलर है, नंबर कितना है, शेप ऑफ लीव्स कैसा है, ये सब चीजों का जो है कंसिडरेशन करता था, ये सब का यूज करके ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करता था। कह रहा है कि दे वेयर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव करेक्टर्स, और कह रहा है कि ये सब वेजिटेटिव करेक्टर्स पे जो है आधारित था, मेनली जो है मुख्यतः जो वेजिटेटिव करेक्टर्स होते थे उस पे ही जो क्लासिफिकेशन आधारित होते थे, और ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर, या तो फिर एंड्रोसियम का स्ट्रक्चर को देखते थे, है ना। ये सिस्टम जैसे लिनियस ने दिया था, है ना, ऐसे सिस्टम को लिनियस ने दिया था, और इस सिस्टम को आर्टिफिशियल सिस्टम बोलते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं, जो कि लिनियस साहब ने दिया था। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऑर्गेनिज्म को बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, है ना, जो ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते थे उसके आधार पे क्लासिफाई करते थे, है ना। और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो लिनियस ने दिया। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म के रिस्पेक्ट में, है ना, एंजियोस्पर्म के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। एंजियोस्पर्म के लिए आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, लिनियस ने दिया था। और इसमें क्या देखते थे मेनली वेजिटेटिव करेक्टर या फिर एंडोसियम का स्ट्रक्चर देखते थे, है ना, स्टामेन, ये आपका जैसे हम लोग फ्लावर में पढ़ते हैं ना, एंडोसियम गाइनोसियम, तो उसमें हम जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंडोसियम, उसको जो है देखते थे, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, नंबर कैसा है। जैसे ये आपका थैलेमस है, थैलेमस पे जो है आपका ये गाइनोसियम है, और ये एंडोसियम जो है आपका, इस तरह का जो एंडोसियम होते थे उसको हम लोग वो लिनियर साहब काउंट करते थे, या उसका स्ट्रक्चर देखते थे किस आधार पे। चलो ये आपका एंडोसियम हो गया, यानी कि वर्ल ये है एक्चुअली
वो एक स्टामेन, बट जब ये एक ही जगह पे पोजीशन पे चारों तरफ रहेंगे एक वर्ल में, तब उसको हम एंडोसियम कंसीडर करते हैं। जो कि हम लोग मॉर्फोलॉजी में इसके बारे में पढ़ेंगे कि एंडोसियम और स्टामेन में क्या फर्क है ना, कार्पेल या पिस्टिल है, और फिर गाइनोसियम में क्या फर्क है ना। यहाँ पे फिर जो है आपका पेटल रहता है, और फिर कोरोला में क्या डिफरेंस है ना। फिर यहाँ पे जो है आपका सेपल रहता है, सेपल जो है, और कैलिक्स में जो है क्या डिफरेंस है, ये सब चीजें हम लोग, और ये आपका थैलेमस है, ये चीजें हम लोग मॉर्फोलॉजी में देखेंगे डिटेल में। बट अभी ये जानना है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को यूज करते थे या एंडोसियम का स्ट्रक्चर है ना यूज करते थे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के लिए। और उसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर में जैसे आपका जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर था, हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लिप्स को देखते थे। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज सिंस दे वेयर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक। तो क्योंकि यहाँ पे फ्यू कैरेक्टरिस्टिक का यूज करते थे, तो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज रहते थे उसको भी यहाँ पे सेपरेट कर देते थे, है ना। जो कि क्लोजली रिलेटेड है ना, एक जगह रहना चाहिए था, लेकिन हम लोग चूंकि एक ही कैरेक्टर को देखते थे, तो उसको हम लोग सेपरेट कर देते थे। अगर मैच नहीं करता था तो लगता था कि ये दो जो है अलग अलग स्पीसीज है। Also, the artificial system gave equal weightage to vegetative character and sexual character, है ना। यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है बनेंगे, है ना। यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनेंगे कि आर्टिफिशियल सिस्टम जो है इक्वल वेटेज देता था किसको, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को, है ना। यहाँ पे स्ट्रेस देने की बात है ना। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में भी क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसको एकदम याद रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल सिस्टम में वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज देता है ना। यहाँ पे एकदम से एक क्वेश्चन बनता है, इसको हाईलाइट करके रखना है, इसको दिमाग में रखना है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, है ना, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजिली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। हम लोग जानते हैं कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है वो इन्वायरमेंट की वजह से प्रभावित होते हैं। जैसे आप कोरिएंडर का लीफ देखेंगे, है ना। सिंपल इसका एग्जांपल हर मार्केट में आपको सब्जी मार्केट में दिखते हैं, या फिर हर घर में ये होता है। उसके जो लीफ होते हैं वो इस तरह से जो है स्टार्टिंग में होते हैं, और फिर बाद में जो है ये लीफ बड़ा ही ना इस तरह का जो है समथिंग इस तरह का स्ट्रक्चर जो है बन जाता है, जो है ऐसे जो है। तो अगर हम स्टार्टिंग में देखेंगे तो इस ये लीफ थोड़ा अलग टाइप का है, और ये जो है लीफ आपका अलग टाइप का है। तो इवन अगर हम यंग में देखेंगे तो उसको लगेगा कि ये तो अलग प्लांट है, और जो थोड़ा एडल्ट में देखेंगे तो ये लगेगा कि कोई जो है दूसरा प्लांट है। तो वेजिटेटिव करेक्टर है ना बड़ा आसानी से जो है चेंज हो जाता है, बट जो सेक्सुअल करेक्टर्स होते हैं वो आसानी से चेंज नहीं होते हैं, वो आसानी से चेंज नहीं होते हैं। इसीलिए ये जो वेटेज दिया गया वेजिटेटिव करेक्टर एंड सेक्सुअल जो करेक्टरिस्टिक है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सेक्सुअल करेक्टर्स जो है इजीली चेंज नहीं होते हैं, बट वेजिटेटिव करेक्टर इजीली चेंज हो जाते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि ये जो आपका वेटेज दिया गया ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये वेजिटेटिव करेक्टर है ना, एनवायरनमेंट की वजह से एनवायरनमेंट में अगर कुछ चेंज हुआ तो वो करेक्टर्स में भी कुछ बदलाव देखने को मिलता है। ये तो था आपका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इसके अगेंस्ट में एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, जिसका नाम है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना। जो कि बेस्ड था ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमोंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स थे, जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स थे, उसमें जो नेचुरल एफिनिटीज थे, नेचुरल जो उसमें समानताएं है ना, और समानताएं जो थे उसके बारे में देखते थे जो है। एंड कंसीडर, है ना, वो क्या कंसीडर करते थे, नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर, सिर्फ एक्सटर्नल फीचर को ही नहीं करेक्टर कंसीडर करते थे। जैसे जो मॉर्फोलॉजी का जो आप देखते थे एक्सटर्नल फीचर का, तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी के अलावा इंटरनल फीचर्स को भी जो है कंसीडर करते थे। इंटरनल फीचर्स में क्या आएगा आपका, अल्ट्रा स्ट्रक्चर,
एनाटोमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अब जैसे सेल है, अब सेल के अंदर में जो है इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, है ना, तो उसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे। सेल लेवल पे जाकर के हम लोग देखेंगे, सेल लेवल में जो है आपका न्यूक्लियस है, क्या है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, समथिंग इस तरह का जो है चीजें जो है जा करके हम लोग सेल लेवल पे भी जाके देख सकते हैं। एनाटॉमी, है ना, उस जो आपका ऑर्गेनिज्म है या जो प्लांट है, उसका हम लोग एनाटॉमी जा करके देख सकते हैं। रूट, स्टेम और लीफ का जो है एनाटॉमी जो है आप देख सकते हैं। फिर एम्ब्रियोलॉजी, कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, है ना, जायगोट, जायगोट से आपका एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से फिर जो है कैसे कैसे वो मोनोकॉट की तरफ चला गया, कोई जो है डाइकॉट की तरफ चला गया, तो कैसे वो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ वो भी जो है देखते हैं। और फाइटो केमिस्ट्री, फाइटो मतलब प्लांट और केमिस्ट्री यानी कि प्लांट में अलग अलग प्लांट स्पीसीज है, उसमें अलग अलग केमिकल कंपोजिशन जो है, कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड उसमें बनते हैं जो है, जो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग कंपाउंड बन सकते हैं जो, और उसमें बनते हैं कुछ न कुछ, इसमें जो आपको डिफरेंसेस देखने को मिलता है केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो है प्लांट में। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें देखते हैं। क्या क्या देखते हैं फिर से याद रखना है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटोमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, है ना, ये एक्सटर्नल फीचर्स के अलावा इंटरनल फीचर्स भी देखना शुरू किए। इसमें नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में, है ना, बट आर्टिफिशियल में सिर्फ एक्सटर्नल देखता था, बट नेचुरल में ये दोनों देखा जाने लगा। उसके बाद है सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ भी जो है एंजियोस्पर्म प्लांट के लिए ही है। अगर पूछा जाएगा कि जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था वो किसके लिए था, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, है ना, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो वो आपका एंजियोस्पर्म के लिए था, फ्लावरिंग प्लांट के लिए, है ना। वैसे ही आर्टिफिशियल जो था वो भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए ही था। ये चीजें ध्यान रखना है ना। और ये किसके द्वारा दिया गया था, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डल्टन हुकर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डल्टन हुकर के द्वारा दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देखे, उसके बाद फिर आगे है एट प्रेजेंट। अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है। उसमें भी जो है कुछ ना कुछ जो है आपका खामियां देखने को मिला। तो लोग और इसमें एडवांसमेंट हुआ और इसमें जो है डेवलपमेंट हुआ क्लासिफिकेशन सिस्टम में। और जो एट प्रेजेंट जिसको हम लोग अभी कंसीडर करते हैं वो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि बेस्ड है ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो ये किस पे बेस्ड है, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखा जाता है ना, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में। जैसे कोई मान लेते हैं यहाँ से इसका एंसेस्टर है, फिर ये आपका वैसे इवॉल्व हुआ, फिर इसमें इधर से ब्रांचिंग आपका हुआ, है ना, समथिंग ऐसे ऐसे जो है, ऐसे करके। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है ए है, ये आपका बी है, ये सी है, ये डी है ना, ये ई है। तो देखा जाता है कि कौन जो है इवोल्यूशनरी कितना क्लोज है, कौन कितना जो है दूर है। अगर इसमें देखा जाए तो डी और ई जो है ज्यादा क्लोज है, इसमें ज्यादा जेनेटिक सिमिलरिटी देखने को मिलेगा, है ना। और अगर हम सी और ई की कंपैरिजन करें तो ये ज्यादा डिसिमिलर होंगे। अगर बी और सी को ई को देखेंगे तो ये और ज्यादा डिसिमिलर होंगे। ए और सी को देखेंगे तो ई और ई को देखेंगे तो ये ज्यादा, और क्योंकि ये इसमें यहीं से जो बाइफर्केशन हो गया, है ना, और ये बहुत जेनेटिकल चेंजेस में जाकर के हुआ। तो हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखने लगते हैं वेरियस ऑर्गेनिज्म के बीच में, तब इसको हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। और ये अभी एक्सेप्टेबल है ना, इसको हम लोग अभी एक्सेप्ट करते हैं, और इस प्रेजेंट डे में यही क्लासिफिकेशन सिस्टम चल रहा है। दिस एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर, है ना, इसके पास एक कॉमन एंसेस्टर है। अगर सेम टेक्सा का है तो जैसे मान लेते हैं ये अलग अलग स्पीसीज है ना, ये अलग अलग स्पीसीज है, बट इसका कोई एक कॉमन जो है
एंसेस्टर होंगे जहां से सब जो है डिफ्रेंशिएट करके, है ना, इवॉल्व हो करके नए नए जो है ये ऑर्गेनिज्म जो है आपका बना। तो ये आपका हो गया कॉमन एंसेस्टर, है ना। कॉमन जो है आपका ये एंसेस्टर हो गया। अब आगे कहता है कि वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज टू टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्ट इन क्लासिफिकेशन। कह रहा है कि हम अदर, है ना, इंफॉर्मेशन को भी यूज करते हैं फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से हम अदर इंफॉर्मेशन को भी यूज करते हैं ताकि अगर क्लासिफिकेशन में कोई डिफिकल्टी है तो उसको रिजॉल्व कर पाए, है ना। जैसे these become more important when there is no supporting fossils evidence। और जो अदर इंफॉर्मेशन हम यूज कर रहे हैं, है ना, ये और ज्यादा मायने रखता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई हमारे पास फॉसिल्स एविडेंस नहीं है किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में, है ना, जिसको हम क्लासिफाई करना चाहते हैं, उसका कोई फॉसिल्स एविडेंस नहीं है। तो जो अदर सोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं वो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि हमारे पास कोई फॉसिल्स नहीं है तो फिर हम दूसरे इंफॉर्मेशन पे डिपेंड होना पड़ता है। तो ये यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अदर रिसोर्सेज, है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट कब हो जाता है जब फॉसिल्स किसी का नहीं मिलता है, तो वहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज्यादा मायने रखता है। अदर इंफॉर्मेशन क्या क्या है? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, है ना, एक न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का हेल्प लेते हैं, जैसे विच इज नाउ इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स को हम सहारा लेते हैं और इसको करते हैं, है ना। ये बेस्ड किस पे है? बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक। जितने भी ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उस सारे करेक्टरिस्टिक को हम लोग नोट डाउन करते हैं, है ना, और उसको एक नंबर एंड कोड प्रोवाइड करते हैं, आर असाइन टू ऑल द करेक्टर्स एंड डेटा आर देन प्रोसेस्ड। तो कोई भी करेक्टर्स है, जैसे लीफ है तो लीफ का कोई कोड दे दिए मान लेते हैं, है ना, जैसे लीफ है तो लीफ के लिए एक कोड एल दे दिए, है ना। अब इसमें कितने लीफ है ना, तो मान लेते हैं कि लीफ का साइज हो गया या फिर इसका लेंथ हो गया, इसके लिए भी जो है कुछ हम लोग कोड वर्ड या नंबरिंग यूज करते हैं। फिर हम लोग जो है जैसे फ्लावर है, फ्लावर जो है इसके बारे में मान लेते हैं एफ कोड वर्ड दे दिए, है ना। एंडोसियम है जो है, एंडोसियम है यानी कि स्टामेन है, तो इसके बारे में मान लेते हैं कि ए दे दिए, कितने स्टामेन है ना। तो मान लेते हैं कि आपका ये इसमें जो है 5 है तो 5 नंबर दे देंगे, है ना। एंडोसियम में कितने स्टामेन है तो 5 है। मान लेते हैं कि आपका पेटल है या गाइनोसियम है, ऐसे करके। तो इसके लिए जो है मान लेते हैं आपका जी लिख दिए, है ना, और इसमें 2 है कार्पेल, 3 है कार्पेल, तो ऐसे करके कोड वर्ड दे देते हैं। इस तरीके से हम सारा इंफॉर्मेशन जो है फीड करते हैं कंप्यूटर में और उसको प्रोसेसिंग करते हैं। और अ, फिर दो ऑर्गेनिज्म यानी कि मान लेते हैं कि कोई प्लांट, एक प्लांट वन है और प्लांट टू, इसके सारे करेक्टर्स नोट डाउन करेंगे और इसके करेक्टर्स को नोट डाउन करेंगे और उसको रन करेंगे और देखेंगे कि इस दोनों में कितना जो है सिमिलैरिटी दिखा रहा है। अगर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी दिखाई देगा तो इसको एक जो है स्पेसीज में रखेंगे, अगर नहीं देगा दिखाई तो इसको अलग जो है ग्रुप में हम लोग रखेंगे। तो समथिंग ऐसा जो है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में किया जाता है। अब है इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसिडर्ड। यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट बात है ना, ईच कैरेक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है, इस कैरेक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है। स्टार मार्क्स यहाँ पे लगा दिए।
एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ करेक्टर को देखा जा सकता है। यहाँ पर भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, है ना, या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन बना सकता है। यहाँ पे आपको स्ट्रेस देने की जरूरत है। फिर है साइटोटैक्सोनॉमी। तो साइटोटैक्सोनॉमी मतलब सेल के बारे में, सेल के अंदर की चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे ये बेस्ड है ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जैसे सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना है ना, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर कैसा है ना, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, बिहेवियर कैसा है ना, सेल का जो है बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीजें देखा जाता है। तो यहाँ पे साइटोटैक्सोनॉमी में जो है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देखा जाता है। साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये भी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर भी स्ट्रेस देने की जरूरत है। इसमें क्या देखते हैं, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, है ना, ये सब चीजों को हम लोग देखते हैं साइटोटैक्सोनॉमी में, है ना। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन जो है बनाया जा सकता है। फिर है कीमोटैक्सोनॉमी। तो कीमोटैक्सोनॉमी मतलब केमिकल से रिलेटेड है। तो इसमें क्या देखते हैं, केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट। यहाँ पे प्लांट में कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, कंपोनेंट है, उसको देखते हैं टू रिजॉल्व द कंफ्यूजन। जैसे मान लेते हैं प्लांट वन है और ये प्लांट टू है। अब यहाँ पे जो केमिकल कंपाउंड है, या है ना कंपोनेंट है, कोई केमिकल कंपाउंड है, और यहाँ पे केमिकल कंपाउंड है ना, यहाँ पे केमिकल कंपाउंड है। ये दोनों क्या एक जैसा है या फिर अलग अलग है? अगर एक जैसा होगा तो फिर उसको हम लोग एक कैटेगरी में रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये चीजें करते हैं, कीमो टैक्सोनॉमी में केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में हम लोग सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी देखते हैं। तो ये सब चीजों का, ये सब जो अदर रिसोर्सेज है ना, अदर रिसोर्सेज जो हम लोग बात कर रहे थे कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन करने के लिए जहाँ पे फॉसिल्स एविडेंस नहीं मिलते हैं, वहाँ पे अदर रिसोर्सेज जैसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी का इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है हमें और ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो ये था आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब यहाँ का सारे क्वेश्चंस आप बनाएंगे तो सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे जो है। अब है एल्गी। एल्गी को हम लोग पढ़ते हैं। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, है ना। ये आपका, इसके पास क्लोरोफिल होता है, सिंपल होगा, थैलोइड होगा। थैलोइड का मतलब है ना अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। थैलस, थैलस का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। इसमें आपका प्रॉपर रूट स्टेम, है ना, रूट स्टेम लीफ, ये जो है प्रॉपरली नहीं होता है, प्रॉपरली जो है ये इस तरीके से डिस्टिंग्विश नहीं होता है। तो ये अनडिफरेंशिएटेड है, इसमें हमें पता नहीं चलेगा कि रूट कहाँ है या स्टेम कहाँ पर है, लीफ कहाँ पर है ना, इस तरीके से हमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो ये हो गया आपका थैलोइड, थैलस जैसा बॉडी इसका होता है। ऑटोट्रॉफिक होगा, खाना खुद से बनाएगा फोटोसिंथेसिस के द्वारा। एंड लार्जली एक्वेटिक होंगे, पानी में रहने वाले होंगे। बट वो पानी कैसा हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है और मैरीन भी हो सकता है। दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, है ना, अदर हैबिटेट्स में भी जैसे रहेंगे। मॉइस्ट स्टोन पे ग्रो कर सकता है, अगर स्टोन है वहाँ पे मॉइस्चर है तो वहाँ ग्रो करेंगे, सॉइल है वहाँ पे मॉइस्चर है, ग्रो कर जाएंगे, है ना। वुड है वहाँ पे भी मॉइस्चर है तो वहाँ पे भी ग्रो कर जाएंगे। सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई। कुछ एल्गी जो है वो फंजाई के साथ एसोसिएशन बना के रखता है, जो कि हम लोग पिछले चैप्टर में क्लासिफिकेशन में लाइकेन के बारे में थोड़ा सा देखे थे। तो अगर फंजाई और एल्गी, है ना, का एसोसिएशन हो जाए तो उसको लाइकेन बोलते हैं। इसमें फंजाई प्लस एल्गी,
इसका एसोसिएशन को हम लोग लाइकन बोलते हैं। एंड कुछ एनिमल पे भी रहेंगे, जैसे स्लोथ बियर। स्लोथ बियर है, उस जो है उस पे भी ये रहता है। उसका अगर हेयर देखेंगे तो आपका पूरा ग्रीनिश ग्रीनिश हो जाता है उस स्लोथ बियर का, यानी कि उसके हेयर पे एल्गी का ग्रोथ हो जाता है। उसके साथ जो है वो ग्रो करते हैं। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। इसका जो फॉर्म है ना, और साइज है, ये हाईली वेरिएबल होता है। रेंजिंग फ्रॉम, जैसे कॉलोनियल हो सकता है, कॉलोनी में रह सकता है, जैसे ये इस तरह का एक कॉलोनी बना के रह सकता है, समूह में रह सकता है। जैसे कि वॉल्वॉक्स है, वॉल्वॉक्स जो है कॉलोनियल में आएगा। फिलामेंटस फॉर्म है ना, फिलामेंटस यानी कि समथिंग इस तरह का जो है फिलामेंटस बना के रहेगा। ये यूलोथेरिक्स एंड स्पाइरोगायरा फिलामेंटस होता है। एंड फ्यू ऑफ द marine forms such as kelps form the massive plant body, है ना, ये एक मैसिव प्लांट बॉडी बनाता है। यानी कि बहुत बड़े बड़े जो है 100 मीटर्स तक ये रह सकते हैं। तो इसका जो साइज है और फॉर्म है हम लोग देख चुके हैं कि अलग अलग तरीके से हो सकता है। कॉलोनी में रहेंगे तो वॉल्वॉक्स एग्जाम्पल होगा, फिलामेंटस है तो यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और अगर मैसिव प्लांट बॉडी है, बहुत जो है बड़े बड़े जो है स्ट्रक्चर बना सकता है, जो है ये लंबे लंबे 100 मीटर तक जो है ये जो है ना इस तरह से प्लांट बॉडी जो है आपका रहेंगे, जो है इस तरह से जो है बड़ा लंबे लंबे जो है ये रह सकता है, जो 100 मीटर तक जो है ये समुद्र में हो सकता है आपका ओशन में। अब है एल्गी जो है रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे तो एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। तीनों तरीके से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। हालांकि वेजिटेटिव एसेक्सुअल का ही एक पार्ट है, बट यहाँ पे तीनों को सेपरेटली दिया गया है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो है बाय फ्रेगमेंटेशन से जो है मेनली करेगा। यानी कि कोई एल्गी है, उसमें फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये स्पाइरोगायरा है ना, तो इसमें जो है फ्रेगमेंटेशन होगा और फिर नया नए जो फ्रेगमेंट बनेंगे वो, जैसे कि मान लेते हैं ये आपका इस तरह का जो है कोई एल्गी है, इस तरह का जो है लंबे लंबे जो है आपका ना इस तरह के जो है स्पाइरोगायरा। इसमें जो है फ्रेगमेंटेशन होगा, इसमें फ्रेगमेंटेशन होगा और ये जो है आपका अलग अलग फ्रेगमेंट बन गया, अलग अलग जो है फ्रेगमेंट बन गया। फिर ये जो है एक नया थैलस बड़ा बड़ा बना देगा, जो है ये बड़ा बड़ा जो है थैलस बनाएगा जो है। तो इसको बोलेंगे हम लोग फ्रेगमेंटेशन। इसको हम लोग बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ जो है थैलस में एक फिर से नया थैलस बना देगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है आपका स्पोर का फॉर्मेशन करता है। एसेक्सुअल में स्पोर का प्रोडक्शन करता है, ये भी जो है आपका इम्पोर्टेंट है। तो कौन कौन सा स्पोर होगा आपका, तो मोस्ट कॉमन जो होता है वो जू स्पोर होता है। मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो जू स्पोर है। यानी जू स्पोर लिख दिया, जू मतलब एनिमल से रिलेटेड चीजें हैं, यानी कि एनिमल से रिलेटेड, यानी कि हमें बोध होता है जू मतलब समथिंग एनिमल। तो ये एनिमल है नहीं, एनिमल मतलब वो मूव करता है, उसमें मोबिलिटी होती है। तो जू स्पोर भी आपका मोटाइल होते हैं, ये मूव करते हैं, यानी कि इसमें फ्लैजिला होगा। जू स्पोर को एनिमल से रिलेट करके देखना है कि एनिमल जो है मूव करता है, तो उसी तरीके से ये भी आपका मूव करेगा, यानी कि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। दे आर फ्लैजिलेटेड, यानी कि मोटाइल है। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट, और ये फ्लैजिला जो है जर्मिनेट करेगा तो फिर न्यू प्लांट जो है डेवलप करेगा। जैसे मान लेते हैं ये इस तरह का जो है स्पोर कोई बना, ऐसे करके स्पोर बन गया, तो इसमें ये फ्लैजिला है आपका, है ना फ्लैजिला। और कुछ जो है स्पोर आपका ऐसे करके बनेंगे बट इसमें फ्लैजिला नहीं है, तो ये जो है आपका मोटाइल हो जाएगा, मोटाइल हो जाएगा। और ये है ना नो फ्लैजिला, इसमें फ्लैजिला आपका नहीं है, तो फिर ये नन मोटाइल हो जाएगा, है ना, ये नन मोटाइल हो जाएगा।
ये जो है आपका नन मोटाइल हो जाएगा, क्योंकि इसमें फ्लैजिला नहीं है। तो ये चीजें हमें यहाँ पे देखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगे? दो गैमेट का फ्यूजन होगा, है ना। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि जो दो फ्लैजिला है वो सिमिलर इन साइज अगर होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोगेमस। तो जैसे ये मिलता है आपको यूलोथ्रिक्स में, है ना। और ये नॉन फ्लैजिलेटेड है ना। ये यूलोथ्रिक्स में जो है आपका फ्लैजिलेटेड होगा, और नॉन फ्लैजिलेटेड जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होगा वो आपको। बट ये भी सिमिलर है, ये आपको स्पायरोगायरा में देखने को मिलता है। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस। इसको क्या बोलते हैं? आइसोगेमस। तो अगर हम यहाँ पे गैमेट्स की बात करें, तो आइसोगेमस एंड आइसोगेमस, oogamous। एंड आइसो में आपका जो स्पोर है, जो गैमिट्स हैं वो मान लेते हैं कैसे करके इसमें फ्लैजिला है ना। और ये आपका सिमिलर होते हैं, दोनों जो है सिमिलर है। और कुछ में जो है आपका ऐसे करके विदाउट जो है फ्लैजिला का, है ना। यहाँ पे आपका गैमिट्स क्या है? दोनों गैमिट्स ये मान लेते हैं ये आपका मेल है और ये आपका फीमेल है। ये भी आपका मेल है, ये आपका फीमेल है। बट सिमिलर साइज है ना। जैसा ये है वैसा ही उतना ही साइज का ये है। और इसमें फ्लैजिला आपका प्रेजेंट है, इसमें फ्लैजिला जो है आपका प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका फ्लैजिला प्रेजेंट है। ये आपको देखने को मिलता है यूलोथ्रिक्स में, ये देखने को मिलता है यूलोथ्रिक्स में। आइसोगेमस में दोनों जो है सिमिलर साइज का है ना। ये दोनों जो है गैमेट सिमिलर साइज का है, बट जो है ये फ्लैजिला नहीं है, तो ये मोटाइल नहीं होगा, ये आपका स्पायरो दायरा में देखने को मिलता है। ये आपका नन मोटाइल होगा, नन मोटाइल होगा। और यहाँ पर दोनों गैमेट जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। एनाइसोगेमस में मान लेते हैं कि ये आपका एक है इस तरह का फ्लैजिला है, और एक जो है इस तरह का जो है फ्लैजिला है, तो दोनों डिसिमिलर होंगे, है ना। दोनों कैसा होगा? डिसिमिलर होगा, जैसे यहाँ पर है। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, है ना। अगर डिसिमिलर इन साइज है, एज इन स्पीसीज ऑफ यूडोरीना, इट टर्म एज एन आइसोगेमस। अगर वो डिसिमिलर है ना, ये दोनों जो है मान लेते हैं कि ये आपका मेल है और ये आपका फीमेल गैमेट्स है, और ये क्या है? डिसिमिलर है, डिसिमिलर है। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं एन आइसोगेमस। हालांकि यहाँ पे फ्लैजिला की चर्चा नहीं किया है, फ्लैजिला हो भी सकता है दोनों में या नहीं भी हो सकता है। तो ये जो है आपको यूडोरीना में मिलता है, यहाँ पे मिलता है यूडोरीना में एनाइसो देखने को मिलता है। अब हो जाता है तीसरा ऊगेमस। ऊगेमस में क्या होता है? मान लेते हैं कि ये आपका एक बड़ा सा जो है फीमेल गैमीट है ना। फीमेल गैमीट है, और यहाँ पर एक जो है मेल गैमीट है जो है छोटा सा, है ना। ये आपका मेल गैमीट है, और यहाँ पे फ्लैजिला है इसमें, इसमें जो है आपका फ्लैजिलेटेड है। ये कैसा होगा? स्मॉल और मोटाइल होगा, क्योंकि फ्लैजिला है। बट ये जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, है ना। और नॉन मोटाइल होता है। क्या होगा? नॉन मोटाइल। ऐसे जब ये ऑलवेज है ना, नॉन मोटाइल ऑलवेज, और मेल गैमेट के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा लार्ज होता है।
तो ऐसे को हम लोग ऊगेमस बोल देते हैं, है ना। और यहाँ पे इसको एग भी हम बोल सकते हैं। तो ये चीजें जो है ध्यान में रखना है। ये कहाँ पे मिलता है आपका? वॉल्वॉक्स में देखने को मिलेगा, या यूकस में जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, एनाइसोगेमस हम लोग देख चुके थे कि जो टू गैमेट्स है डिसिमिलर इन साइज है। तो जैसे यूडोरिना में हम लोग पढ़े थे एनाइसोगेमस, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेगा कि एनाइसोगेमस का एग्जाम्पल क्या है, तो यूडोरिना। और आइसोगेमस का एग्जाम्पल जो है यूलोथ्रिक्स एंड एस्पायरोगायरा। यूलोथ्रिक्स में जो है वो फ्लैजिलेटेड होगा, यानी कि मोटाइल होगा, और एस्पायरोगायरा में याद रखना है वो नन मोटाइल होगा, यानी कि उसमें नन फ्लैजिलेटेड गैमिट्स होंगे। अब आगे है फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नन मोटाइल, है ना, स्टैटिक है, बड़ा सा जो है गैमिट है, और एक जो है छोटा सा गैमिट है जिसमें आपका ये फ्लैजिला प्रेजेंट है, जो है ना, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, और ये मोटाइल है। ये आपका हो जाएगा मेल, और ये आपका फीमेल। ये लार्ज है ना, कैसा है, लार्ज है ना। और नॉन मोटाइल है, कैसा है, नॉन मोटाइल है, स्टैटिक है, एक ही जगह पर पड़ा रहेगा, इसको फीमेल गैमेट बोलेंगे। एंड ए स्मॉलर, है ना, स्मॉलर एंड मोटाइल मेल गैमेट, ये जो है आपका स्मॉलर एंड मोटाइल मेल गैमेट है। एक टर्म एज ऊगेमस, जब ऐसा कंडीशन हो, है ना, इसमें फीमेल गैमेट बहुत लार्ज हो, नॉन मोटाइल हो, और मेल गैमेट जो है वो स्मॉल हो, वेरी स्मॉल एंड मोटाइल हो, तो इसको ऊगेमस हम लोग बोलेंगे। यहाँ पे भी दोनों डिसिमिलर है, बट ये ऑलवेज नॉन मोटाइल होते हैं। मेल फीमेल गैमेट जो है ऑलवेज नॉन मोटाइल, और एज कंपेयर टू जो है मेल गैमेट बहुत ही ज्यादा लार्ज होता है। बट एनाइसोगेमस में डिसिमिलर होंगे, और मेल फीमेल में फ्लैजिला दोनों में हो सकता है या दोनों में नहीं भी हो सकता। ये चीजें जो है डिफरेंस है एनाइसोगेमस में और ऊगेमस में। और इसका एग्जाम्पल आपका हो गया वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, याद रखना है। यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो ये चीजें जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये अगर आप समझ गए तो फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आप बनाएंगे तो स्वाभाविक है सब क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे जो। अब यहाँ पर कुछ फिगर दिए हुआ है, ये आपका वॉल्वॉक्स का फिगर है ना, वॉल्वॉक्स का दिया हुआ है। ये आपका यूलोथ्रिक्स का फिगर दिया हुआ है। ये आपका ग्रीन दोनों का है, ग्रीन एल्गा है ना। ये क्लोरो फाइसी, यानी कि ग्रीन एल्गा का दोनों एग्जाम्पल है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे दिखाया गया है, कि ये आपका लेमिनेरिया है। ये क्या है आपका? लेमिनेरिया है। ये जो है लेमिनेरिया का फिगर दिखाया हुआ, एल जैसा लग रहा है ना, एल जैसा जो है ये देखने से लग रहा है, तो ये लेमिनेरिया इसको रिलेट करेंगे जो है। और ये वॉल्वॉक्स था वो कॉलोनियल हम लोग चर्चा किए थे ना, कॉलोनी में रहता है, तो ये देखिए कॉलोनी में है, ऐसे करके एक है, ऐसे करके सब जो है ना, ऐसे करके सब जो है है ना, एक कॉलोनी में बना करके जो है आपका वॉल्वॉक्स जो है रह रहा है जो सारा। और यहाँ पर जो दिखाया हुआ है इसके अंदर में एक, है ना, ये इस तरह का जो अंदर में दिखा रहा है वो डॉटर कॉलोनी है, यानी कि अगर ये पेरेंट कॉलोनी खत्म हो जाते हैं तो फिर डॉटर कॉलोनी है डेवलप हो जाएगा पेरेंट कॉलोनी की तरह। तो यहाँ पे तीन जो है डॉटर कॉलोनी दिखा हुआ, तो ये कॉलोनी में रह रहा है, ग्रुप में रह रहा है जो है ना। और ये लोग किसको पढ़े थे हम लोग? फिलामेंटस पढ़े थे, है ना, फिलामेंटस पढ़े थे। तो जो है वो ये चीजें यहाँ पे दिखा रहा है, और ये कॉलोनी में जो है, ये दोनों ग्रीन एल्गा का एग्जाम्पल है। तो ये आपका एग्जाम्पल दे देगा फिगर में, और पूछेगा कि ये इसका जो है ये फिगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से ब्राउन एल्गी में आएंगे, तो यहाँ पे आपका तीन फिगर जो है आपका दिया हुआ है, एक लेमिनेरिया, है ना, तो ये एल टाइप का समथिंग ऐसा कोरिलेट करेंगे, है ना, इसके जैसा सिमिलरिटी है एल जैसा, तो एल से लेमिनेरिया। और यहाँ पर ये होल्ड फास्ट है, यहाँ पे अटैच्ड करता है किसी भी जो
सबस्ट्रेटम होगा, रॉक है या कुछ स्टोन है, वहां पर ये है ना अटैचमेंट में जो है हेल्प करता है। इस टाइप जो है वो है ना स्टेम की तरह जो है सिमिलरिटी शो करता है। स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है, बट स्टेम तो है नहीं, ना ही ये होल्ड फास्ट प्रॉपर रूट है। और फ्रंट जो है वो लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है ना, फोटोसिंथेसिस में जो है ये हेल्प करता है। दूसरा है आपका ये फ्यूकस का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? फ्यूकस का। यहाँ पे आपका सब नीचे में दिया हुआ है। पहला लेमेरिया है, दूसरा फ्यूकस है, और तीसरा जो है डिक्टियोटा है ना। डिक्टियोटा का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो फ्यूकस में क्या है? फ्यूकस में है कि इसमें इसका पहचानने का तरीका है एयर ब्लेडर, है ना। इसमें जो है एयर ब्लेडर प्रेजेंट है, बीच बीच में जो है फ्रंट में एयर ब्लेडर प्रेजेंट है। और ये आपका फ्रंट हो गया, और ये एक मिड रिब जैसा स्ट्रक्चर जो है आपका बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं मिड रिब, है ना। और ये आपका होल्ड फास्ट है। यहाँ पे टाइप जो है प्रॉपरली जो है ना स्पष्ट नहीं है, बट आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि समथिंग टाइप जैसा है है ना। और ये आपका होल्ड फास्ट हो जाएगा, यहाँ से ये आपका होल्ड फास्ट होगा। और इस टाइप जो है बहुत ज़्यादा इसमें है ना डिस्टिंग्विश नहीं है, बहुत छोटा सा है। तो ये आपका हो गया फ्रंट, जो कि अगेन फोटोसिंथेसिस का काम करेगा ये। और एयर ब्लेडर है ना, बुआंसी में देने में ये हेल्प करता है। तीसरा आपका है डिक्टियोटा। तो डिक्टियोटा में बड़ा आसान है। जैसे ये आपका स्टाइप है, यहाँ पर इसमें होल्ड फास्ट होगा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। टाइप है ये आपका, है ना, इस तरह का स्टेम टाइप का स्ट्रक्चर है। और ये सब क्या आपका फ्रॉन्ड है, ये सब क्या है आपका फ्रॉन्ड है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और इसमें जो डिक्टियोटा है, इससे डाई मतलब क्या हुआ? दो, है ना, डाई मतलब दो। अब ये मान लीजिए सपोज दैट ये आपका स्टेम है, ये जिसमें दो बाइफरकेशन हुआ, ऐसे फरकेट किया, फिर यहाँ जाएगा, फिर इसमें दो बाइफरकेट कर गया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ पे बाइफरकेट किया, फिर यहाँ पे बाइफरकेट किया, फिर जो है ये आ, इधर फरकेट किया, फिर इधर फरकेट किया, फिर ये आगे जाएगा, फिर ऐसे तो हर बार जो है ये दो बार जो है ये डिवाइड कर रहा है, दो ब्रांच बना रहा है, ऐसे करके फिर आगे गया, फिर ऐसे ऐसे। तो हर बार अगर ये आगे जाता, फिर ऐसे होता, फिर ऐसे होता जो है ना। तो यह इसको देख करके है ना, इसको रिलेट कर सकते हैं कि हर बार जो ब्रांच बन रहा है वो दो ब्रांच में बन जा रहा है, तो उससे रिलेट करके इसको डिक्टियोटा नाम जो है हम लोग याद कर सकते हैं। और ये एल जैसा दिखता है तो लेमिनेरिया बोल देंगे, है ना। और ये आपका एयर ब्लेडर है, तो वहां से इसको फ्यूकस नाम देंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा जो, क्योंकि इसका लेवलिंग करने के लिए भी दे देता है, फिगर दे देगा, कहेगा कि ये कौन सा जो है एल्गी है। अब यहाँ पर एल्गी अगर फिगर में देखेंगे, तो ये सी वाला जो है सब रेड एल्गी का एग्जाम्पल है। तो ये देखिए पोरफायरा, ए में क्या है? पोरफायरा है ना, क्या है? पोरफायरा। तो ये जो है समथिंग जो है इस तरह का जो है आग जैसा, समथिंग फायर जैसा दिखता है देखने में, है ना। फायर जैसा आपको दिखने में लग रहा है, तो इसको पोरफायरा यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, फायर से फायरा, है ना। तो पोरफायरा है, तो ये आपका फिगर इस तरह से दे देगा और कहेगा कि ये कौन सा एल्गी है। तो वहां पे फायर जैसा देखने में लग रहा है, रेड जैसा है ना। तो इसको पोरफायरा से रिलेट कर सकते हैं आपको। उसके बाद फिर है पोलीसिफोनिया। साइफोनिया मतलब होता है जैसे ना पतला सा इस तरह का एक ट्यूब है जो है, इसको साइफन जो है बोलते हैं। तो ये देखिए बहुत सारा ट्यूबुलर जैसा स्ट्रक्चर है, ये जो है आपका एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ पे ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, फिर यहाँ पर जो है आपका ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं पोलीसाइफोनिया, है ना। तो बड़ा आसानी से याद हो जाएगा, साइफोन जो है ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, और ये आपका बहुत सारा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे इसको देख सकते हैं, है ना।
तो इससे कोरिलेट कर सकते हैं इसको पॉलीसिफोनिया याद करने में, है ना। फिगर देख करके आप बता सकते हैं कि ये पोरफायरा है या पॉलीसिफोनिया। ये तो आपका डायग्राम था। अब हम लोग आगे फिर एल्गी के बारे में पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन पढ़ लिए थे, उसका जो है शेप एंड स्ट्रक्चर के बारे में देखे थे। अब है एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन अ वैरायटी ऑफ वेज। एल्गी जो है आज हमारे लिए, ह्यूमन के लिए बहुत तरीके से जो है यूजफुल हो सकता है। वैरायटी ऑफ वे, अलग अलग तरीके से, है ना, अनेक तरह से ये हमारा यूजफुल हो सकता है। वैसे तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी। तो अगर 50 है ना, 50% CO2 फिक्सेशन ये एल्गी के द्वारा हो रहा है। कौन करता है? एल्गी करता है CO2। क्योंकि अगर आप देखेंगे, ये अगर आप पूरा अर्थ को देखेंगे तो कुछ ही जगह पर जो है आपका ये इस तरह का जो है अर्थ है, बाकी जो है सब आपका वाटर है। वाटर है सब जगह, क्या है? वाटर है। तो 2/3 तो आपका H2O है, वाटर ही वाटर है। और 1/3 में जो है आपका लैंड है जो है ना। और फिर यहाँ पे आपका सारे प्लांट्स होंगे। तो 2/3 जो वाटर है, और यहाँ पे क्या है, ओशन में जो है आपका, यानी कि ये ओशन बना रहा है। और ओशन में आपका मेरीन जो है एल्गी, ब्राउन एल्गी रहेंगे, ब्राउन एंड रेड एल्गी है। कुछ आपका ग्रीन एल्गी भी जो है देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो ये आपका पूरा जो है ओशन में पड़ा हुआ है ना, ओशन में पड़ा हुआ है। तो ये यहाँ पर इसी वजह से एल्गी जो है 50% CO2 फिक्सेशन में अपना रोल अदा जो है करता है। आप यहाँ पे अगर टेरेस्ट्रियल पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अरे इतना सारा प्लांट है, इतना सारा है ना, जिम्नोस्पर्म है, टेरिडोफाइटा है। तो एक्चुअली तो यही ज्यादा करना चाहिए CO2 फिक्सेशन, क्योंकि यही ज्यादा दिख रहा है और एल्गी तो ज्यादा दिखता नहीं है। बट आप जब वो पूरे अर्थ की बात करेंगे, जब ओशन को भी आप कंसिडर करेंगे, क्योंकि एल्गी तो वहां पर भी है, और 2/3 आपका पानी ही पानी है, और वहां पे क्या है, एल्गी आपका पूरा प्रेजेंट है जो है। तो और एल्गी वहां पर भी फोटोसिंथेसिस करेगा, इसीलिए एल्गी जो है 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में हेल्प करता है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनता है, VVI जो है ना, क्वेश्चन जो है आपके आपका बनेगा। और जो एल्गी आपका फिक्सेशन कर रहा है, ये कौन सा तरीका से कर रहा है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा कर रहा है। आगे है, बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे मान लेते हैं ये आपका ओशन है ना, और ये मान लेते हैं यहाँ पे इस तरह का रेड एल्गी है, ये रेड एल्गी है, और ये वाटर है आपका, है ना, ये मान लेते हैं वाटर है। तो ये, और ये आपका सनलाइट है ना, ये लाइट आपका यहाँ पे पड़ रहा है। अब ये CO2 यहाँ से इन्वायरमेंट से लेगा, हम्म, ये CO2 इवन आपका यहाँ पर भी डिजॉल्व CO2 रहता है ना, डिजॉल्व CO2 है। तो ये CO2 जो है आपका यूज करेगा, प्लांट यूज कर लेगा CO2 को। और ये प्लांट फोटोसिंथेसिस जब करेगा तो ये अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीजन जो है रिलीज करेगा, है ना। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो ऑक्सीजन जो रिलीज करेगा, तो आपका जो मेरीन जो है, जैसे ऑर्गेनिज्म है, जैसे फिश है, ये इसको यूज कर लेगा, है ना। ये मान लेते हैं ऐसे करके आपका फिश है, ये ऑक्सीजन जो है
फिश जो है या कोई अदर जो मेरिन्स आपका एक्वेटिक एनिमल्स है, वो इसको यूज कर लेगा। तो वही कह रहा है कि ये जो आपका एल्गी है ना, ये आपका एल्गी है, ये ऑक्सीजन डिजॉल्व CO2 लिया और डिजॉल्व जो है ऑक्सीजन, कुछ ऑक्सीजन तो बाहर चले आएंगे बट कुछ जो है आपका डिजॉल्व फॉर्म में वाटर में रहेंगे, जो दूसरे एक्वेटिक जो एनिमल है ना, एक्वेटिक जो एनिमल है उसके लिए ये यूज हो जाएगा, है ना, उसके लिए ये ऑक्सीजन यूज हो जाएगा और उसके लिए ये फायदेमंद होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कह रहा है कि बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट, और इमीडिएट इन्वायरमेंट में वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, CO2 को फिक्स करेगा और फोटोसिंथेसिस के द्वारा दौरान जो वाटर निकलता है वो फिर वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, कुछ बाहर निकल जाएंगे, कुछ आपका डिजॉल्व रहेगा, जो एक्वेटिक एनिमल के लिए बेनिफिशियल होता है, वहां पे उसको रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, ब्रीदिंग में जो है वो हेल्प करेगा। They are of paramount importance as primary producer of energy-rich compound, which form the basis of food cycle of all aquatic animal। कह रहा है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, ये जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ रिच एनर्जी रिच कंपाउंड बनाने में जो है हेल्प करता है। पारामाउंट का मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ग्रेट इंपॉर्टेंस, है ना, पारामाउंट इंपॉर्टेंस का मतलब यहाँ पे हम लोग समझेंगे, है ना, ग्रेट इंपॉर्टेंस जो है ये दिखाता है इस रूप में, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में फॉर्म द, और ये फूड बनेगा तो ये क्या करेगा, एक्वेटिक एनिमल के लिए भी जो है यूजफुल हो जाएगा। जैसे हम लोग के लिए अगर बात करें तो हम लोगों को फूड जो है कहाँ से आता है, तो प्लांट से आता है ना, प्लांट से होता है हर्बीवोर, ये प्लांट है आपका, इस तरह से प्लांट है आपका, ये हर्बीवोर जो है आपका खाएगा, है ना, और इसको जो है फिर कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स को फिर कौन खा जाएगा, कार्निवोर जो है खा जाएगा। तो अल्टीमेटली इसके लिए या इसके लिए जो है आपका फूड जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, प्लांट के पास जो है प्रेजेंट है, और ये जो है फूड हर्बीवोर के पास जाता है और फिर यहाँ से फूड जो है कार्निवोर के पास चला जाता है। उसी तरीके से अगर ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट है और यहाँ पे मान लेते हैं समथिंग जो है इस तरह से, है ना, एल्गी है, ये कॉलोनियल एल्गी है सपोजेड, ऐसे करके या ऐसे करके जो है कुछ, ये जो है एक्वेटिक एनिमल के लिए, है ना, फूड का काम करेगा, एक्वेटिक एनिमल के लिए फूड का काम करेगा। ये आपका मान लेते हैं एल्गी है, तो ये एक्वेटिक एनिमल जो है जो डायरेक्ट इसको जो है खाएगा, और फिर छोटे छोटे जो एक्वेटिक एनिमल जैसे जू प्लैंकटन है, फाइटोप्लैंकटन हो गया, है ना, फाइटोप्लैंकटन इसको कौन खाएगा, तो जू प्लैंकटन खाएगा, फिर इसको कौन खाएगा जो है, तो फिश खाएगा, है ना, स्मॉल फिश हो गया, और फिर जो है इसको लार्ज जो है फिश खाएगा जो है। इस तरीके से फूड जो है साइकिल ओशन में भी चलता है। तो हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। अब आगे है मेन स्पेसीज ऑफ पोरफायरा, है ना, तो आपका कुछ स्पेसीज है, मेन स्पेसीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गसम आर among the 70 species of marine algae used as food। तो 70 स्पेसीज है जो मरीन एल्गा है, उसमें 17 स्पेसीज है ना, 70 जो है 70 स्पेसीज है जो कि फूड के लिए काम करता है, फूड के रूप में जो है यूज होता है। 70 स्पेसीज जो है वो आपका फूड के लिए यूज होता है। इसमें से 3 स्पेसीज है वो याद रखना है, पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगसम, है ना। तो SLP है ना, याद रखना है, इसमें जो है आपका S सरगसम, L से लेमिनेरिया और P से जो है पोरफायरा, ये जो है
तीनों एमोंग जो 70 स्पीसीज है उसको खाने के लिए यूज किया जाता है। अब आगे है सर्टेन मैरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलोइड्स। तो कुछ जो है ब्राउन एल्गी है और कुछ रेड एल्गी है ना, वो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलोइड, हाइड्रोकोलोइड मतलब होता है वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, है ना, इसमें वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी होती है। जैसे स्पंज है, स्पंज को अगर भिंगा देंगे तो उसमें पानी जो है बहुत देर तक जो है रहता है वो। उसी तरीके से हाइड्रोक्लोराइड जो सब्सटेंस है उसको भी अगर आप एक बार पानी से भिगो देंगे तो वो बहुत देर तक वो पानी को स्टोर करके रखता है। उसी का जो हाइड्रोक्लोराइड्स का कुछ एग्जांपल है वो है एल्कीन। एल्गिन कौन बनाता है ये? ब्राउन एल्गी। ए से ए एंड बी है ना, तो एल्गिन हो जाएगा ब्राउन एल्गी। और जो पैराजीन है वो आपका रेड एल्गी हो जाएगा, है ना। ये पैराजीन होगा वो रेड एल्गी, यानी सी और यहाँ पे रेड में डी आता है तो सी डी ए एंड बी। ए बी हो गया एल्जीन ब्राउन एल्गी और पैराजीन जो है रेड एल्गी। ये दोनों हाइड्रोक्लोराइड है। एल्जीन याद रखना है, यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन बनेगा और यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनेगा कि कौन कौन सा एल्गी है जो फूड के रूप में यूज करता है और कितने होंगे, तो 70 स्पेसीज, है ना। वहां पे आपको 700 दे सकता है, 100 दे सकता है, क्वेश्चन में बना करके याद रखना है 70 में। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको, SLP सरगसम लेमिनेरिया एंड पोरफायरा, ये तीनों 70 स्पेसीज, है ना, अमोंग द 70 स्पीसीज है जो फूड के रूप में यूज होता है। और फिर जो हाइड्रोक्लोराइड्स है याद रखना है नाम, एल्जिन जो ब्राउन एल्गी से बनता है ना। ए से एल्जिन हो गया और ए के बाद बी आएगा तो बी से ब्राउन। तो ऐसे करके कोरिलेट करना है। एल्जिन जो है ब्राउन एल्गी से आएगा और रेड, है ना, जैसे इसमें आपका पिगमेंट क्लोरोफिल डी होता है ना, तो रेड डी जो है उससे रिलेट करना है। तो काराजिन जो है सी से काराजिन हो गया। हाँ, यहाँ पे डी वाला रेड में डी है उससे रिलेट कर देना है, तो काराजिन जो है रेड एल्गी प्रोड्यूस करता है। विच आर यूज्ड कॉमर्शियली, है ना, इसको कॉमर्शियली यूज किया जाता है ना। तो कैसे याद रखना है इसको? एल्जिन कौन बनाएगा? ब्राउन एल्गी। और काराजिन जो है कौन बनाएगा? रेड एल्गी जो है प्रोड्यूस करता है। और ये कमर्शियली इसको यूज किया जाता है ना, इसका जो है इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है। अगर, अब दूसरा है अगर, वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट obtained फ्रॉम द जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, अगर जो है ना, अगर एक जो है आपका प्रोडक्ट है जो कि जेलिडियम बनाता है, कौन बनाता है? जेलिडियम जो है एक एल्गी है और दूसरा है आपका ग्रेसिलेरिया। कौन है? ग्रेसिलेरिया। अब अगर का क्या यूज है तो याद रखना है, अगर का यूज जो है, तीन यूज जो है यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। टू ग्रो द माइक्रोब्स, क्या क्या करना है, क्या क्या करता है ये? टू ग्रो माइक्रोब्स, जो जैसे मान लेते हैं ये आपका पेट्री प्लेट है, यहाँ पे माइक्रोब्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। पेट्री प्लेट में अगर पाउडर को, है ना, यहाँ पे जेल बना करके इसमें पहले इसका सॉल्यूशन बनाएंगे और सॉल्यूशन बना के यहाँ पे फिर प्लेट में डालेंगे, है ना, और वो सॉलिडिफाई हो जाएगा तो फिर उस पे माइक्रोब्स को इनोकुलेट करते हैं और माइक्रोब्स वहाँ पे ग्रो करता है, कैसे जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ये सब। तो एक पे ये रोल हो गया अगर का। दूसरा है ना, दूसरा आपका दिया हुआ है कि प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम बनाने में भी हेल्प करता है। आइस क्रीम्स बनाने में हेल्प करता है और जेली बनाने में भी आपका हेल्प करता है। क्या बनाने में हेल्प करता है? जेलीज बनाने में भी यूज किया जाता है। तो ये चीजें आपका तीनों फंक्शंस याद रखना है। यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है जो है।
हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं बट स्ट्रेस नहीं देते हैं कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बना हुआ है, इवन क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ है, पीवाईक्यू जो है आया हुआ है। अब आगे है क्लोरेला के बारे में। क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी है रिच इन प्रोटीन। तो क्लोरेला जो होता है वो एक यूनिसेलुलर एल्गी है ना। क्लोरेला जो है वो मान लेते हैं ये यूनिसेलुलर जो है एल्गी है। क्लोरेला एक ही सेल का बना होगा है ना। यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक एल्गी है। कौन? क्लोरेला, है ना। और ये प्रोटीन रिच होता है ना। ये जो है प्रोटीन रिच होता है। क्लोरेला जो है आपका प्रोटीन रिच होता है। इसमें प्रोटीन जो है बहुत अमाउंट में बनता है। तो ये प्रोटीन अगर बहुत अमाउंट में बनता है तो इसको क्या करते हैं, है ना, एज ए फूड सप्लीमेंट के लिए यूज किया जाता है। एज ए फूड सप्लीमेंट खाने में इसका यूज किया जाता है। और स्पेस जो ट्रेवलर्स होते हैं, जो स्पेस में ट्रेवल करते हैं, उसको एज ए फूड सप्लीमेंट के रूप में अपने साथ ले जाते हैं स्पेस में और वहाँ इसका यूज करते हैं। एल्गी आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन क्लासेज, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो तीन भागों में इसको बांटा गया है। अब ये है, पहला है क्लोरोफाइसी, जिसको हम लोग ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। तो ये चीजें जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं सबके बारे में। द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। तो मेंबर ऑफ द क्लोरोफाइसी को हम लोग ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर कॉलोनियल हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन, है ना, घास जैसा हरा होगा। ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, याद रखना है इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी पिगमेंट होता है। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनता है, इसको जो है याद रखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, कौन कौन सा पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होता है ना। तो इसमें ए एंड बी पिगमेंट होता है। ए एंड बी, क्लोरोफिल ए एंड बी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जो है याद रखने की जो है जरूरत है। क्लोरोफिल ए एंड बी पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अब है द क्लोरोप्लास्ट में भी, कहाँ पर होंगे, तो क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट के कहाँ अंदर कहाँ पे होते हैं, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन पे, वहां पर होते हैं, है ना। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट है ये आपका, है ना, ये आपका डबल मेम्ब्रेन होते हैं, है ना। और यहाँ पर आपका थैलेक्वाइड प्रेजेंट होता है, ऐसे करके थैलेक्वाइड प्रेजेंट है। इस मेम्ब्रेन पे जो है पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इस मेम्ब्रेन पे जो है आपका पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए है ना। फिर यहीं पे आपका सपोजट ये क्लोरोफिल जो है बी है। तो ये थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है, कौन सा मेम्ब्रेन है, थैलेक्वाइड प्रेजेंट है इस पे। वहां पर पिगमेंट प्रेजेंट होता है इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्क्वाइड, है ना, डिस्क्वाइड शेप का हो सकता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप्ड होता है, स्पाइरल होता है और रिबन शेप्ड होता है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरोफाइसी में क्लोरोप्लास्ट कैसा कैसा हो सकता है, तो ये याद रखना है। डिफरेंट टाइप्स के आपका यहाँ पे होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पायरेनोइड्स। ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जो खाना स्टोर होता है वो पायरेनोइड के रूप में होता है। इसमें होता है, पायरेनोइड्स के रूप में होता है ये। लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, कहाँ पे लोकेटेड होंगे, तो उसी तरह से स्ट्रोमा में मान लेते हैं, ये पायरेनोइड बॉडी जो है बना दिया। क्लोरोप्लास्ट में क्या है, पायरेनोइड।
पायरेनोइड्स होंगे। पायरेनोइड्स में क्या क्या है, तो इसमें प्रोटीन है, कंटेंस प्रोटीन्स बिसाइड स्टार्च। स्टार्च के अलावा इसमें प्रोटीन भी होते हैं। यहाँ पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, पीवाईक्यू जो है आया हुआ है कि क्लोरोफाइसी में जो स्टोरेज बॉडी है उसका नाम क्या है, पायरेनोइड्स, और इसमें क्या क्या होता है ये याद रखना है। प्रोटीन एंड स्टार्च इसमें होते हैं, स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी इसमें होता है। वीवीआई पॉइंट है ये। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, ये भी याद रखना है। इसमें डॉयल ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में भी फूड स्टोर होता है। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल, इसमें सेल वॉल रिजिड होता है ना। और इसमें इनर लेयर सेलुलोज का होगा एंड आउटर लेयर जो है वो लैक्टोज का होता है ना। तो ये आपका मान लेते हैं ग्रीन है, एल्गा है, तो ये मान लेते हैं आपका सेल मेम्ब्रेन है ऐसे करके, है ना, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। और यहाँ पर आपका इनर लेयर हो गया, है ना, और ये आपका आउटर लेयर हो गया, ये आपका आउटर लेयर हो गया। और ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है ना, बाकी सब ऑर्गेनेल है। तो ये आपका हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया आपका इनर सेल वॉल, और ये होगा आपका आउटर सेल वॉल। इनर सेल वॉल जो आपका सेलुलोज का होगा, और आउटर जो होता है वो लैक्टोज का होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। अब है आगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय द फ्रैगमेंटेशन। यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन होंगे, यानी कि इस तरह का मान लेते हैं जो है कोई एल्गी है ऐसे करके, तो यहाँ पे फ्रैगमेंट बनेंगे, और फ्रैगमेंट जो है फिर नया जो है एल्गी जो है वो बना देगा, नया थैलस जो है बना देगा। और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, ये ना डिफरेंट टाइप से स्पोर बनाएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड स्पोर्स, तो जो स्पोर बनाएंगे वो एक्सेक्सुअल स्पोर रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है बनते हैं, और वो जनरली जो है आपका जू स्पोर होता है, प्रोड्यूस इन जू स्पोरेंजिया। कहाँ बनेंगे वो, जू स्पोरेंजिया के अंदर जू स्पोर बनाता है, ये याद रखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन shows considerable variation in the type and formation of the sex cell and it is may be isochromous, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग जनरल पढ़ ही चुके थे कि गैमिट्स आपका सिमिलर है डिसिमिलर है। तो यहाँ पर वही यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है कि अगर गैमिट्स सिमिलर होंगे तो आइसोकेमस, डिसिमिलर होंगे तो एनेसोकेमस, और एक लार्ज है नॉन मोटाइल, और मेल जो है मोटाइल है, छोटा है, तो वो उगेमस हो जाएगा। इसमें सब कॉमन एग्जांपल आपका ग्रीन एल्गी का है, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूरोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, तारा, है ना। और क्लोरेला हम लोग ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं, क्लोरेला ग्रीन एल्गी इसी का एग्जांपल है। और क्लेडोफोरा एक जो है और एग्जांपल होता है, क्लेडोफोरा, जो फोटोसिंथेसिस में हम लोग पढ़ेंगे क्लेडोफोरा के बारे में। ये सब जो है आपका ग्रीन एल्गी है। इसको कैसे याद रखना है, जैसे एस यूवी, है ना, एक कोड वर्ड अगर हम बनाए तो SUV, है ना, और 4CC, 4CC लिख देंगे, है ना। कार, SUV कार जो है वो 4CC का है, यानी कि SUV कार जो है वो 4CC का है। तो 4CC मतलब 4CC, यहाँ पे 4CC का मतलब यूज करेंगे 4CC, है ना। तो SUV से हो जाएगा आपको, S से एस्पायरोगायरा, S से हो जाएगा एस्पायरोगायरा, U से हो जाएगा यूरोथ्रिक्स, और V से हो जाएगा वॉल्वॉक्स। और 4CC है तो यहाँ पे 1 2 3 4, 4CC हो गया। एक से हो जाएगा आपका क्लेमाइडोमोनास, दूसरे से हो जाएगा तारा, तीसरे से हो जाएगा
क्लोरेला, चौथे से हो जाएगा क्लेडोफोरा। तो ऐसे आपको सारे ग्रीन एल्गे का एग्जाम्पल याद हो जाएगा। जैसे SUV 4cc कार याद रहेगा तो SUV तीन वर्ड, तीन लेटर है। इसमें तीन एग्जाम्पल है आपका, स्पायरोगारा, येलोथ्रिक्स एंड वी से वॉलबॉक्स। 4cc में 4cc लेंगे और चारों सीसी से हम लोग चार जो है एग्जाम्पल लिखेंगे। एक से क्लेमाइडोमोनास, एक से कारा, है ना, एक से जो है क्लोरेला और एक से क्लेडोफोरा। ये सब एग्जाम्पल आपका इसका हो जाएगा। अब है फियोफैसी का, फटाक से इसको देख लेते हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी सारा चीज डिस्कस कर चुके हैं। तो बस अब इसको रीडिंग दे देना है। तो ये एग्जाम्पल एकदम से याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा कि बहुत सारे एग्जाम्पल लिख देगा और कहेगा इसमें कौन कौन ग्रीन एल्गी है, कौन कौन ब्राउन एल्गी है, तो ये पहचानना बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए एल्गी जो है टफ माना जाता है। प्लांट किंगडम ही जो है टफ माना जाता है। मॉर्फोलॉजी में भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। तो जहां जहां एग्जाम्पल याद करना रहता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंजाई जो है टफ माना जाता है ना। आपको यहाँ पे एल्गी है, ये भी जो है बड़ा टफ माना जाता है, एग्जाम्पल के वजह से जो है और डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी तो और भी फीचर्स हैं ही, बट हम लोग जो है इसको आसान बनाएंगे, है ना, कुछ ट्रिक्स से। और बहुत सारी चीजें जो है हम लोग समझ के इसको आसान बनाएंगे, और इसको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है बड़ा आसानी से बन जाएगा, है ना। इसको बहुत टफ जो है सब्जेक्ट या टफ टॉपिक समझने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा दो चार बार जो है रिवीजन कर लेना है ना। लिख लिख के आपको याद करना है, जो भी आप करेंगे तो लिख के याद करेंगे, जो है याद हो जाएगा। अब है फियोफाइसी। तो द मेंबर ऑफ द फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन द मैरीन हैबिटेट। ये प्राइमरली मैरीन में हैबिटेट में पाए जाते हैं। इसका दूसरा नाम ब्राउन एल्गी भी है। इट शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। ये भी जो है साइज और फॉर्म में बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखाता है। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच, है ना, सिंपल ब्रांच हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, जैसे एक्टोकार्पस फिलामेंटस फॉर्म है, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, बहुत ही ज्यादा उसमें ब्रांचिंग आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि कैल्प्स। कैल्प्स जो है ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है, ये याद रखना है। कैल्प जो है मैसिव प्लांट बॉडी बनाता है ना। ये जो है बहुत ही जो है बड़े बड़े जो है ये लंबा जो है आपका हो सकता है, 100 मीटर तक ये लंबा हो सकता है पानी में। तो कह रहा है विच मे रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स, 100 मीटर्स की हाइट तक जो है कैल्प्स हो सकता है। दे पोजेज क्लोरोफिल ए एंड सी। तो फियोफाइसी में क्या देखना है, ए तो रहेगा, ए इवन क्लोरोफाइसी में रहेगा, फियोफाइसी में भी ए रहेगा, और आपका रोडोफाइसी में भी रहेगा, रेड एल्गी में भी रहेगा। बट डिफरेंस क्या है कि सब में ए तो रहेगा ही रहेगा, बट क्लोरोफाइसी में बी रहेगा, फियोफाइसी में सी रहेगा और रेड एल्गी में डी रहेगा। और बाकी कुछ और पिगमेंट्स है, कैरोटेनॉइड्स हैं, जेंथोफिल्स है, ये सब भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। दे वेरी इन, यहाँ पे आपका पिगमेंट भी याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द जेंथोफिल पिगमेंट। ऑलिव ग्रीन, ऑलिव आप देखेंगे, ऑलिव का ऑयल जो हम लोग यूज करते हैं, तो वो ऑलिव का जो फ्रूट्स है आप उसको देखेंगे तो ऑलिव ग्रीन जो है समथिंग, है ना, समथिंग जो है इससे भी ज्यादा थोड़ा सा, ये तो थोड़ा नहीं है, इसको समथिंग जो है अगर ऐसा कर दें, है ना, हाँ, समथिंग जो है इस तरह का जो है आपका ग्रीनिश कलर ऑलिव ग्रीन जो है होता है ना, इस तरह से जो है। और ये ब्राउन कलर का आपका देखने को मिलेगा, अलग अलग टाइप का ब्राउन कलर शेड्स, है ना। कोई सपोज दैट आपका इस तरह से है ना, कोई इस तरह से थोड़ा सा है, कुछ जो है थोड़ा सा आपको इस तरह से है ना, इस तरह का जो है आपको देखने को मिल सकता है। कुछ जो है आपको इस तरह का जो है देखने को मिल सकता है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑलिव ग्रीन से लेकर के आपका वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन कलर जो है देखने को मिल सकता है।
डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द जेंथोफिल, और ये वेरिएशन किसकी वजह से होता है? तो जेंथोफिल पिगमेंट की वजह से, और क्यूकोजेंथिन जो है इसके वजह से। जो डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन है, किसी में जेंथोफिल ज़्यादा है तो फ्यूकोजेंथिन कम है तो कुछ अलग कलर लेगा, किसी में जो है ये कम है और ये ज़्यादा है तो फिर जो है वो ब्राउनिश कलर जो है आपका ले लेगा जो है। तो इसके जो है ना, ये दोनों कह रहा है कि जेंथोफिल पिगमेंट एंड फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम, तो इसके वजह से जो है आपका ये अलग अलग कलर का होता है। फूड इज स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट, इसमें जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में फूड जो है स्टोर्ड होता है, जो कि विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटॉल। याद रखना है, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि फ्यूकोजेन ये है ब्राउन एल्गी में जो है आपका यूफाइसी में कौन सा स्टोरेज फूड है, तो वो लेमिनेरिन और मैनिटॉल, और ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। The vegetative cell have cellulose cell wall, usually covered in outs on the outside by the gelatinous coat algin। इसका जो सेल वॉल है, मान लेते हैं कि ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर जो एक सेल वॉल प्रेजेंट है आपका, है ना, ये मान लेते हैं कि आपका ये सेल वॉल प्रेजेंट है इस तरीके से, ये आपका सेल वॉल प्रेजेंट है ना, ऐसे जो है आपका सेल वॉल प्रेजेंट है। और इस जो आपका कह रहा है कि ये सेलुलोज होगा, और यहाँ पर हम एक जिलेटिनस जो है इस तरह से एक और लेयर जो है बना दें, है ना, ये इस तरह का समथिंग। तो ये आपका मान लेते हैं सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ये आपका सेलुलोज है, सेलुलोज है, और ये आपका एल्जिन है। तो ये आपका आउटर में एल्जिन होगा और इनर में जो है वो सेलुलोज होता है। तो ये ध्यान रखना है कि इसका जो वेजिटेटिव जो सेल है वह सेलुलोजिक सेल वाल जो है आपका ये सेलुलोज का जो है ये सेल वाल बना हुआ है, और इसके ऊपर जो है आउटसाइड में एक जिलेटिनस कोटिंग होता है जो एल्जिन का होता है। किसका होता है? जो है एल्जिन का एक जिलेटिनस कोटिंग है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स in addition to plastid a centrally located vacuole and nucleus। यहाँ पे आपका मान लेते हैं ये आपका वैक्यूल है, सेंट्रली लोकेटेड है, और यहाँ पे मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है ना। फिर उस तरह से क्लोरोप्लास्ट होगा जो है ना, इस तरीके से जो है बाकी अदर्स जो भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सब प्रेजेंट होगा। और ये मान लेते हैं वैक्यूल है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है ना, मान लेते हैं ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। इस तरीके से सारे ऑर्गेनेल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट। तो जो होल्ड फास्ट है, जो अटैचमेंट में हेल्प करता है, जो फिगर में हम लोग चर्चा किए थे ना, उससे जो है ये सपोज दैट ये इस तरह से जो है कोई एल्गी था इस तरह से, और यहाँ पे जो है आपका होल्ड फास्ट था, है ना, ये पार्ट जो होल्ड फास्ट था जो अटैचमेंट में हेल्प कर रहा था। और एक है स्टॉक, है ना, ये जो है इस तरह का था, इसको स्ट्राइप हम लोग बोले थे, और इसको जो है फ्रॉन्ड बोले थे, है ना, इसको हम लोग फ्रॉन्ड बोले थे, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय अगेन फ्रेगमेंटेशन, इसमें भी फ्रेगमेंटेशन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर, यहाँ पे भी जो जू स्पोर है वो बाइफ्लैजिलेट होगा, है ना। ये आपका जो है याद रखना है, that are pear shaped and have two unequal laterally attached flagella। इसमें जो है दो अनइक्वल, याद रखना है, ब्राउन एल्गी में, है ना, मान लेते हैं कि समथिंग जो है इस तरह का ये स्पोर है, तो एक जो है इस तरह से है और दूसरा जो है आपका बड़ा सा जो है फ्लैजिला है ना, अनइक्वल फ्लैजिला है ना, ये जो है अनइक्वल
है ना, अनइक्वल फ्लैजेला आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। ये वीवीआई है ना, ये जो है ये टू अनइक्वल फ्लैजेला ब्राउन एल्गी में देखने को मिलता है और लेटरली अटैच्ड होता है ना, एक जो है ऐसे करके है और दूसरा जो है लेटरल साइड में ऐसे करके अटैच्ड है। ये आपका यहाँ पर एकदम क्वेश्चन जो है बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस, यहाँ भी आइसोगेमस हो सकता है अगर सिमिलर गैमेट होगा तो सिमिलर साइज का, अगर डिफरेंट डिसिमिलर साइज का गैमेट होगा तो एनाइसोगेमस होगा। और एक बहुत लार्ज और नॉन मोटाइल और एक छोटा जो है और वो मोटाइल होंगे तो वो oogamous आपका बनाएगा। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर, और गैमेट जो है वो वाटर में होगा, है ना, और विद इन द ooganium में हो सकता है। ooganium में कहाँ पे होंगे, जो oogamous स्पेसीज होंगे वहाँ पे ooganium का फॉर्मेशन करेगा और उसके अंदर जो है गैमेट का फ्यूजन होगा, या फिर वाटर में भी फ्यूजन आपका हो सकता है। द गैमिट्स आर पायरिफॉर्म, गैमिट्स जो होते हैं वो पियर शेप्ड के होंगे, है ना, समथिंग जो है इस तरह से पियर शेप का जो है आपका गैमिट्स होंगे, एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, और यहाँ पर भी जो है आपका दो जो है लेटरली जो है अनइक्वल फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। द कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, क्या याद रखना है, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगसम एंड फ्यूकस, और एक आपका कैल्प्स का जो कि पहले ही चर्चा किया जा चुका है। तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं, एस ई एल एफ, है ना, एस से आपका सरगसम, ई से एक्टोकार्पस, एल से जो है लेमिनेरिया, एफ से जो है आपका फ्यूकस, और डी से जो है आपका डिफेंस, है ना, डी से डिफेंस होगा, और सेल्फ डिफेंस, है ना, और ये बेसिक किट्स जो है याद आप कर सकते हैं, किट्स। तो सेल्फ डिपेंडेंट इसको कर दीजिए, है ना, सेल्फ डिपेंडेंट किड्स, जो आज के किड्स होते हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, है ना, सेल्फ डिपेंडेंट किड्स। तो आपको ये याद रहेगा एटलीस्ट, कम से कम एस से याद रहेगा तो पता चलेगा, अच्छा एस से एक एग्जांपल है तो याद रखना है, एस से सरगसम होगा, फिर ई से एक होगा तो वो एक्टोकार्पस होगा, उससे रिलेट करना है, एल से जो है आपका लेमिनेरिया हो जाएगा, एफ से आपका फ्यूकस हो जाएगा, और डी डिपेंडेंट वाला जो बोले थे उससे आपका डिक्टियोटा हो जाएगा, और किड्स से के ले लेना है और उसको कैल्प से जोड़ देना है। तो ऐसे करके आपका ये एग्जाम्पल भी याद हो जाएंगे, बट आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी एग्जाम्पल याद करने के लिए, है ना, 5-10 बार खूब लिख लिख के याद करेंगे तब जा करके आपको ये याद होंगे, और ये बार बार करना पड़ेगा, रिवीजन करेंगे तभी ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप एक बार जैसे ऐसे करके हम लोग एनसीईआरटी को डिकोड कर लिए, है ना, लाइन बाय लाइन जो है समझ लिए, और अब जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस खूब करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे, अगर बन रहा है तो इसका मतलब है कि हमें कॉन्सेप्ट, जो सारे कॉन्सेप्ट है या जो नॉलेज है इसके बारे में हमें वो रिमाइंड हो पा रहा है, रिकॉल कर पा रहे हैं। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर से हम एनसीईआरटी में जाएंगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड चीज़ों को फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, और फिर वो हमें फिर जो है वो याद हो जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन, तो जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आपको फिर सारे इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएंगे। सिर्फ थ्योरी पढ़ के नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करना है, खूब करना है, बार बार जो है क्वेश्चन को लेकर के बैठना है और बनाते रहना है, और फिर जब नहीं बने तो फिर उसको हम लोग इसमें एनसीईआरटी में आकर के देखेंगे कि भाई ये जो है इसका क्या एग्जाम्पल है या इसका क्या चीज था जो हमें फिर से याद नहीं आ रहा है। कॉन्सेप्ट तो आप समझ जाएंगे, समझा हुआ है, बट तो मेमोरी में एक बार में वो नहीं जाएगा, वो बार बार, जैसे आप कोई चीज याद किए बचपन में तो अभी तक याद होगा, क्यों, क्योंकि उसको आप बार बार पढ़े हैं, बार बार जो है हजारों बार उसको जो है आप रिवीजन किए हैं, तब जाकर के वो लॉन्ग टर्म में गया है।
तो ये भी आपको लॉन्ग टर्म में चला जाएगा, लेकिन वही है कि एक बार अच्छे से समझ लेना है और समझ के फिर बार बार उसको रिवीजन करना है, तो फिर ये लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करना है, जितना करेंगे उतना आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। तो अब लास्ट रोडोफाइसी है, इसको देख लेते हैं। इसके बाद फिर एल्गी हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑलरेडी हम लोग एल्गी के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो टाइम नहीं लगेगा। द मेंबर्स ऑफ द रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। तो रोडोफाइसी के जो मेंबर्स हैं उसको हम लोग रेड एल्गी भी बोलते हैं, क्योंकि प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट, इसमें जो रेड पिगमेंट होता है वो आर फाइकोरिथ्रिन है ना, आर फाइकोरिथ्रिन है जो रेड कलर जो है देने में, प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मैरीन, ज्यादातर ये मैरीन होते हैं। और ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरिया, है ना। मान लेते हैं ये आपका ओशन है ना, और यहाँ ज्यादा जो है एक तरह से जो है यहाँ का जो वाटर है वो इस रीजन में जो है मान लेते हैं वार्म है ना। यहाँ का जो वाटर है वो वार्म है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा रेड एल्गी देखने को मिलेगा। बाकी रेड आपका इवन डीप वाटर में भी मिल सकता है, यहाँ पर भी मिल सकता है, और सरफेस पे भी आपको देखने को मिल सकता है ना। तो एक तो याद रखना है, वार्मर एरिया में कहाँ पे मिलेंगे, वार्म जहाँ पे थोड़ा सा है ना गर्म होगा वहां पे मिलेंगे। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन, है ना। तो वेल लाइटेड रीजन यानी कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर आपका सनलाइट है ऐसे करके पड़ रहा है, तो यहाँ तो अच्छा खासा आपको जो है लाइट मिल जाएगा। लेकिन यही सन का लाइट जो है डीप में बहुत रेयर जाएगा, बहुत जो है रेयर जाएगा। कह रहा है कि जो वेल लाइटेड रीजन है, सरफेस ऑफ द वाटर, वाटर जो है जो सरफेस पे है वहां पे, या फिर एट द ग्रेट डेप्थ, है ना, बहुत ही ज्यादा गहराई में भी आपको ओशन में मिल सकते हैं रिलेटिवली, जहाँ पे लिटिल लाइट पेनिट्रेट करता है। वहां पे जो लाइट है वो बहुत ज्यादा नहीं जाता है, थोड़ा बहुत लाइट जो है वहां पे जाएगा, वहां पर भी आपको मिल सकता है। तो ये याद रखना है, यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन एकदम से बनेगा। रेड फेलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, ये ज्यादातर जो है मल्टी सेलुलर होते हैं। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। जैसे मान लेते हैं कि एनिमल में जैसे लोअर एनिमल और हायर एनिमल में जाएंगे, तो लोअर एनिमल का जो बॉडी होते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का बॉडी जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो समथिंग ऐसा ही जो है रेड एल्गी एज कम्पेयर टू द ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडीन स्टार्च, यहाँ पे याद रखना है फूड जो है ना, क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पे किस तरह का फूड रहता है और उसका नाम क्या है, तो फ्लोरिडीन स्टार्च। ये पीवाई की क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है जो है। आर फाइकोरिथ्रिन ये जो है आपका पीवाई क्यू है, ये सब सब क्वेश्चन पूछा गया है। अब है विच इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन, तो जो फ्लोरिडीन स्टार्च है वो किससे सिमिलरिटी शो करता है, एमाइलोपेक्टिन से सिमिलरिटी शो करता है, या फिर ग्लाइकोजेन से सिमिलरिटी शो करता है। ये आपका बीवीआई है पॉइंट जो है। रेड एल्गी है ना, याद रखना है, क्या फिर याद रखना है कि फ्लोरिडीन स्टार्च कहाँ पे पाए जाते हैं, रोडोफाइसी में, रेड एल्गी में। और ये किससे सिमिलरिटी शो करता है, बार बार मैं इम्फेसाइज कर रहा हूँ, एमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजेन, एमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजेन, है ना, बार बार इसको लिख के याद करना है। रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन होता है, तो फ्रेगमेंटेशन आपको सारे एल्गी में देखने को मिला। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर, तो इसमें जो एसेक्सुअल स्पोर बनेंगे याद रखना है वीवीआई है, नॉन मोटाइल है। और जो सेक्सुअली है वो भी नॉन मोटाइल गैमिट्स बनाएगा, है ना। तो इसमें मेल फीमेल दोनों नॉन मोटाइल होंगे रोडोफाइसी में, है ना। स्पेशल यहाँ पे एक तरह से ये पॉइंट है
जहाँ हम लोग देख रहे थे कि सब जगह स्पोर में फ्लैजिला मोटाइल भी था, नॉन मोटाइल भी मिलता था। बट रोडोफाइसी में चाहे वो एसेक्सुअल स्पोर हो, है ना, एसेक्सुअल जो है स्पोर हो, या फिर ये भी नॉन मोटाइल और सेक्सुअल जो है आपका गैमिट्स है ना, ये भी आपका नॉन मोटाइल है, ये भी आपका नॉन मोटाइल है, ये याद रखना है। ये भी कैसा है? नॉन मोटाइल, है ना, ये भी कैसा है आपका? नॉन मोटाइल है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे पूछ सकता है क्वेश्चन। तो रेड एल्गी में सेक्सुअल स्पोर हो या फिर गैमिट्स हो, नॉन मोटाइल है, यानी कि फ्लैजिला अब्सेंट होता है दोनों में। फ्लैजिला जो है अब्सेंट है ना, यहाँ पे मैं जोर दे करके बता रहा हूँ, तो इसलिए याद रखना जरूरी है। अब जो है इसका एक टेबल है, इसको बस देख लेना है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी पिगमेंट है, मेजर पिगमेंट ए बी होंगे, है ना। स्टोर्ड फूड या स्टार्च होंगे, जो कि हम लोग पढ़े थे। पायरेनोइड्स होंगे, जिसमें स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन भी होता था, है ना। सेल वॉल सेलुलोज का है, और बाहर में पेक्टोज होता था, है ना। बाहर में आपका पेक्टोज होता था आउटर वॉल में। और इसमें फ्लैजिला 2 से 8 हो सकता है, और इक्वल होगा और एपिकल होगा। एपिकल का मतलब जैसे ये है, तो यहाँ पे 2 है, इसी में जो है आपका अपेक्स पे जो है मान लेते हैं ऐसे करके 4 बना दिए, है ना। और किसी में जो है ऐसे करके मान लेते हैं 8 बना दिए। तो 2 से 8 होंगे, और सब जो है क्या होंगे? इक्वल होंगे। सब जो है कैसे होंगे? इक्वल लेंथ का होगा, सब जो है वो इक्वल लेंथ का होगा। फ्रेश वाटर में मिलेंगे, ब्रैकिश वाटर में मिलेंगे, और सॉल्ट वाटर में भी मिलेंगे। पीओफाइसी ब्राउन एल्गी बोलते हैं। क्लोरोफिल ए और सी इसमें याद रखना है, इसमें बी याद रखना है, और इसमें डी याद रखना है, अलग अलग होता है। और ए तो सब में कॉमन है, और इसमें याद रखना है यूकोजैंथिन होते हैं, है ना। यूकोजैंथिन है यहाँ पे स्पेशल। मैनिटोल आपका फूड जो है स्टोर्ड फूड होता है, या लेमिनरीन के रूप में होते हैं। इसमें पड़े थे सेलुलोज, और आउट आउट जो सेल वॉल है, बाहर में आपका एल्गिन जो था, एल्जिन प्रेजेंट था। और इसमें फ्लैजिला 2 होंगे, है ना, 2 होंगे, और इन अनइक्वल होगा और लेटरल होगा, ऐसे करके जो है 2 और लेटरल होगा। फ्रेश वाटर में भी होगा, रेयर, है ना। और ब्रैकिश वाटर में मिलेंगे आपका, या सॉल्ट वाटर में ज्यादातर मिलेंगे। फ्रेश वाटर में मिलेंगे बट वो रेयर मिलेंगे। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेयर फ्रेश वाटर में है, बट ज्यादातर आपका सॉल्टी एंड ब्रैकिश वाटर में है। तो ये आपका ब्राउन एल्गी का जो कैरेक्टरिस्टिक है। फिर आपका रोडोफाइसिम रेड एल्गी हो गया, इसमें डी अब पढ़ चुके हैं कि ए के अलावा डी होगा। फाइकोरिथ्रिन है, ये जो है याद रखना है। इसमें एक जेंथोफिल भी याद रखना है, इसको भी हम लोग पढ़े थे। हालांकि यहाँ पे मेजर पिगमेंट बोल रहा है, इसलिए सारे पिगमेंट का यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है, जो मेजर है उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो स्टोर्ड फूड है वो फ्लोरीन स्टार्च है, और ये एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से सिमिलरिटी शो करता है, ये याद रखना है। सेलुलोज इसमें होंगे, सेल वॉल, और पैक्टिन होंगे। और ये याद रखना है पॉलीसल्फेट ईस्टर, इसमें जो सेल वॉल हैं वो सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर, ये वीवीआई है। ये आपका पॉलीसल्फेट ईस्टर, पैक्टिन, सेलुलोज, ये रेड एल्गी में देखने को मिलता है। और इसमें जो फ्लैजिला है वो किसी में भी नहीं होता है, ना ही गैमिट में होता है, ना ही स्पोर में होता है ना। इसीलिए यहाँ पे अब्सेंट लिखा हुआ है, ये वेरी वेरी, है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। और ये फ्रेश वाटर में, सम फ्रेश वाटर में होंगे, और ज्यादातर आपका ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में, खास करके सॉल्ट वाटर में सबसे ज्यादा
पाए जाते हैं, यानी कि मैरीन में जो है, ओशन में ये बहुत ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ तक हम लोग जो है एल्गी से रिलेटेड जो है सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ था, याद देख लेते हैं कि रेड एल्गी में यहाँ पे क्या बात था। हाँ, नॉन मोटाइल गैमेट्स था, वो तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, है ना। इसमें नॉन मोटाइल्स गैमेट्स था, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड accompanied बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद रखना है, यहाँ पे oogamous है ना, oogamous है। यहाँ पे आइसोगेमस और एनाइसोगेमस का चर्चा नहीं किया गया है, यहाँ पे याद रखना है oogamous होगा। और accompanied बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, और फर्टिलाइजेशन के बाद एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन जो है डेवलपमेंट होता है। द कॉमन मेंबर्स आर, याद रखना है, पॉलीसिफोनिया और पोरफायरा, है ना। पॉलीसिफोनिया एंड पोरफायरा, ये दोनों जो है आपका रेड एल्गी का एग्जांपल है। और दो और है, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, है ना। जेलिडियम जो है और ग्रेसिलेरिया। तो यहाँ पे देखेंगे पी से भी आपका दो है, और जी से भी आपका दो है, जी से भी आपका दो है है ना। P2G2, या फिर इसको PG होल स्क्वायर, है ना, याद रखते हैं। यानी कि पी से भी दो, पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया, और ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम। तो इस तरीके से आपका एल्गी और इंट्रोडक्शन पार्ट और एल्गी का पार्ट खत्म हो गया यहाँ पे। और अब आप क्वेश्चंस बना के देखेंगे, 100% क्वेश्चन जो है आपका बनेगा। अगर कोई ऐसा डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग जो है खत्म करते हैं। फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक में ब्रायोफाइटा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो थैंक्स, एंड वीडियो अच्छा लगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए आप सब्सक्राइब करें जो है, और वीडियोज को लाइक भी करें। ओके, थैंक्स।